हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर चल रहा है उसमें हमारा तीसरा पॉइंट है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को नज़दीक के देखेंगे हम। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद तक महात्मा गांधी ने अपने समाज सुधार कार्यों पर केंद्रित रखा। 1928 में उन्होंने पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची, यानी गांधी जी जब जेल से रिहा होकर आए उसके बाद 1928 में उन्होंने फिर से राजनीति में प्रवेश करने की सोची। और उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि 1927 के एंडिंग में आता है, जो कि उपनिवेश की स्थितियों की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड से भेजा गया था, और उसके विरुद्ध अखिल भारतीय जन अभियान भी चलाया जा रहा था। तो गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। और इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। यानी अब वो डायरेक्टली भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन आंदोलन को अपना आशीर्वाद दे रहे थे और इनडायरेक्टली उसमें भाग ले रहे थे। तो 1929 के अंदर दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन जो लाहौर में किया था, ये अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। एक तो ये 29 वाला जो लाहौर में अधिवेशन होता है, इसकी जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष के रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को एक नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक होती है, और पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की जो घोषणा होती है वो इसी अधिवेशन से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब होती है। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अंदर होती है, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जब ये अधिवेशन हो जाता है, घोषणा हो जाती है, तो राजनीति की गति और से बढ़ जाती है। और उसके बाद 26 जनवरी 1930 को, यानी दिसंबर 29 एंडिंग हो गया, अब 1930 आ जाता है। 26 जनवरी को जो विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पहला 26 जनवरी 1930 को, स्वराज आंदोलन के दौरान। और गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए, यानी इसको मनाने के लिए भी निर्देश गांधी जी ने दिए। और उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और शहरों में यहाँ तक की जाए तो अच्छा होगा। अगर सभी जगहों पर एक ही समय में संगोष्ठियाँ हो तो अच्छा होगा। यानी गांधी जी चाहते थे कि पूरे देश में सब जगह एक साथ ये आंदोलन मनाया जाए और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर और पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा कर दी जाए, और राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। यानी राष्ट्रीय ध्वज को हम फहराएंगे, उसके बाद ही हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो शुरू होगा। और दिन का जो बाकी हिस्सा है वो किसी भी रचनात्मक कार्य, यानी सूत कताई हो गया, अछूतों की सेवा, हिंदू मुसलमानों का पुनः मिलन, निषिद्ध कार्य, जो भी, ये सब एक साथ करने के व्यतीत होगा, और ये असंभव तो नहीं है। तो गांधी जी चाहते थे कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो कैसे मनाया जाना चाहिए, कि पहले राष्ट्रीय ध्वज फहरा दो, उसके बाद जो है ऐसे आप भलाई के काम करो जो बाकी बचा हुआ दिन है उसके अंदर। तो इसके बाद इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठोर परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहर्निश अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है तो उनका दमन करती है, तो लोगों को इनके बदले अथवा समाप्त करने का भी अधिकार है। यानी अगर जो लोग चुन रहे हैं वो अगर लोगों का दमन करती है या इनको अधिकारों से वंचित रखती है, तो इन्हें बदलने या समाप्त करने का भी लोगों को अधिकार है। फिर देखते हैं हमारा पॉइंट 3.1, दांडी। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने जो घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानून में से एक, जिसे नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एकाधिकार दे दिया गया है, उसको तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे का उन्होंने चयन किया था वो गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, यानी नमक तो हर घर में प्रयोग होता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने घरेलू प्रयोग वाले नमक को भी बनाने से रोक दिया, और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य कर दिया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था, यानी सभी के दिलों में जो है ये नमक खारा कानून था।
तो इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। यहाँ पे देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा है नमक आंदोलन को लेके, उसका चित्र यहाँ पे दिया गया है। दांडी यात्रा मार्च 1930 के अंदर होती है। जनवरी 1930 में ये अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं। फिर मार्च के अंदर ये नमक यात्रा आयोजित करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति होती है। और स्टार्ट कब होती है ये 12 मार्च को स्टार्ट होती है और 6 अप्रैल को जाके ख़त्म होती है। यहाँ पे देखिए अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं समझ आया था। अंग्रेजों ने सोचा क्या ही कर लेगा ये नमक बना के। तो हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी। यानी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। और 31 में गांधी इरविन समझौते भी होते हैं, तो इससे भी हम याद रखते हैं कि 30 के अंदर जो है वायसराय कौन होगा, तो वो इरविन ही होगा। किंतु इरविन उनकी इस कार्यवाही के महत्व को नहीं समझ सके। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया था। यानी शुरू होती है यात्रा 12 मार्च को और 3 हफ्तों के बाद यानी 6 अप्रैल को वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। यानी जो कानून बना था कि नमक नहीं बना सकते भारतीय लोग, वो कानून तो तोड़ ही दिया ना मुट्ठी भर नमक बना के। और अंग्रेजों ने सोचा कि क्या ही कर लेगा ये नमक बना के। स्वयं को कानून की निगाह में इन्होंने अपराधी बना दिया। और इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। यानी समुद्र के किनारे जो भी लोग थे उन सब ने समुद्र की ओर यात्राएं की और वहां किनारे जा के उन्होंने नमक बनाया। यहाँ पे देखिए जब 6 अप्रैल को ये दांडी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जब नमक बनाते हैं उस समय का सीन यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए ये प्राकृतिक नमक को उठाते हैं, इस तरह से ये कानून को तोड़ते हैं। अब ये नमक सत्याग्रह क्यों किया गांधी जी ने, इसके बारे में गांधी जी ने कुछ लिखा है कि नमक विरोध का प्रतीक क्यों था। प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सूचनाओं से पता चलता है कि कैसे अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कर को तैयार किया गया। बिना कर जो कभी कभी नमक के मूल्य का 14 गुना तक होता था, अदा किए गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वो लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। अतः किसी भी वजह से किसी भी चीज को स्वयं प्रयोग न कर पाने तथा अन्य को भी उसका प्रयोग न करने देने तथा ऐसे में उस चीज को नष्ट कर देने की इस अन्यायपूर्ण नीति को किसी भी विशेषण द्वारा नहीं बताया जा सकता। यानी एक ऐसी जो जीवन की अति महत्वपूर्ण चीज़ है उसको आप नष्ट कर देते हो, जनता को उत्पादन से रोकते हो और उसके बाद उसके ऊपर भारी कर लगाते हो। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण नीति थी। तो विभिन्न स्रोतों से मैं भारत के सभी भागों इस राष्ट्र संपत्ति को बेलगाम ढंग से नष्ट किए जाने की कहानियाँ सुना रहा हूँ। यानी कहाँ कहाँ पे ये किया गया वो बता रहे कि टनों न सही पर कई मण नमक कोंकण तट पर नष्ट कर दिया गया बताया गया है। और दांडी से भी इस तरह की बातें पता चलती है। जहाँ कहीं भी ऐसे क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग हेतु प्राकृतिक नमक उठा ले जाने की संभावना दिखती है, वहाँ तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं जिनका एकमात्र कार्य विनाश करना होता है। यानी जहाँ पे प्राकृतिक नमक समुद्रों के किनारे बनता है और लोगों को यानी अंग्रेजों को पता चल जाता है कि लोग यहाँ से नमक उठा के ले जाएंगे, फिर वो खरीदेंगे नहीं, तो वो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे जो है अधिकारी नियुक्त कर देते और उस नमक को नष्ट कर देते थे ताकि ये लोग ले जा ना पाए और इनको खरीदना ही पड़े। तो इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्चे से ही नष्ट किया जाता है और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता है। तो नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है और यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से भी वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपदा का ये अतिशय विनाश भी करता है। तो इस विनाश का मतलब ही है और अधिक राष्ट्रीय खर्च। और चौथा है इस मूर्खता का चरम उत्कर्ष है कि भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक की उगाही। तो सामान्य जन की उदासीनता की वजह से ही लंबे समय से ये कर अस्तित्व में बना रहा है, क्योंकि लोग कोई आवाज़ उठा नहीं रहे थे। तो आज जनता पर्याप्त रूप से जाग चुकी है और इस कर को समाप्त करना ही होगा। इतनी जल्दी इसे ख़त्म कर दिया जाएगा ये लोगों की क्षमता पर निर्भर करता है। और ये लिखते हैं गांधी जी द कलेक्टेड वर्क ऑफ महात्मा गांधी, इसमें लिखते हैं ये।
फिर गांधी जी लिखते हैं कि कल हम नमक कानून तोड़ेंगे। दांडी पहुंचने से एक दिन पहले ये कहते हैं 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने कहा दांडी के अंदर कि जब मैं अपने साथियों के साथ दांडी के इस महासमुद्र तटीय टोले की तरफ चला तो मुझे यकीन नहीं था कि हमें यहाँ तक आने भी दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी अफवाह थी कि मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब मैंने सोचा कि सरकार मेरे साथियों को तो दांडी तक आने देगी, लेकिन मुझे निश्चय ही ये छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई कहता है कि इससे मेरे हृदय में अपूर्ण आस्था का संकेत मिलता है तो मैं इस आरोप को नकारने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसमें शांति और अहिंसा का कम हाथ नहीं है। इस सत्ता को सब महसूस करते हैं कि अगर सरकार चाहे तो वह अपने आचरण के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है। यानी यहाँ पे गांधी जी सरकार की जो है तारीफ करती है कि यहाँ पे उन्होंने कोई हिंसा नहीं की और हमें शांति से यहाँ पे जाने दिया, क्योंकि सरकार चाहती तो हम में से हर एक को गिरफ्तार कर सकती थी, क्योंकि सरकार को तो इन्होंने पहले ही बता दिया था। जब सरकार ये कहती है कि उसके पास शांति की सेना को गिरफ्तार करने का साहस ही नहीं था तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। यानी सरकार ये कह रही है उस समय कि ये लोग शांति से जा रहे हैं और हमारी हिम्मत नहीं है इन लोगों को जाते हुए गिरफ्तार करने की, तो फिर यहाँ पे गांधी जी उनकी थोड़ी प्रशंसा करते हैं। और सरकार को ऐसी सेना की गिरफ्तारी में शर्म महसूस होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में शर्मिंदा महसूस करता है तो उसके पड़ोसियों को भी रास नहीं आ सकता, तो वो एक शिष्ट सभ्य व्यक्ति है। सरकार को हमें गिरफ्तार न करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए, भले ही उसने विश्व जनमत का ख्याल करके ही ये फैसला क्यों न लिया हो। कल हम नमक कर का कानून तोड़ेंगे और सरकार इसको बर्दाश्त करती है कि नहीं ये सवाल अलग है। हो सकता है सरकार हमें ऐसा न करने दे, लेकिन हमारे जत्थे के बारे में जो धैर्य और सहिष्णुता दिखाई है उसके लिए अब सरकार जो है अभिनंदन की पात्र है। यदि मुझे और गुजरात और देश भर के सारे मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता तो क्या होगा। यह आंदोलन इस विश्वास पर आधारित है कि जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उससे नेता की ज़रूरत नहीं रह जाती। ये और एक गांधी जी लेख लिखते हैं। इसके बाद असहयोग आंदोलन की तरह ही अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी। देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों का उल्लंघन किया, जिसके कारण वे और उनके मवेशी उन्हीं जंगलों में नहीं जा सकते थे जहां वे एक जमाने में बेरोक टोक घूमते थे। कुछ कस्बों में तो फैक्ट्री कामगार हड़ताल पर चले गए, वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे और समुद्र तट की और गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसरों द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्टों से लगाया जा सकता है। और इन रिपोर्टों में रास्ते के गाँव में गांधी जी द्वारा दिए गए भाषण भी मिलते हैं, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरियां छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो जाएं। वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। और स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा और ये स्वराज की सीढ़ियाँ हैं। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्टों में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत और मर्द शामिल हो रहे हैं। उनका कहना था कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे। और सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस अधीक्षक ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चिंत दिखाई दिए। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही है, यानी लोग उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे थे। तो नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। एक अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कद काठी पर हंसी आती थी। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ों का खूब मजाक उड़ाया और इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में टाइम ने नमक यात्रा के मंजिल पर पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी और उसने दावा किया कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है,
लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई और टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है और उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया है। अब वे भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर सलामी देने लगे हैं जो ईसाई धर्मावलंबी के खिलाफ ईसाई तरीकों का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें एक चित्र दिखाई देता है। ये जो चित्र है ये जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद, यानी 30 में उनको नमक यात्रा के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और 31 में फिर से जनवरी में वो रिहा होते हैं। और उसके बाद आंदोलन की भावी योजना में चर्चा करने के लिए कि भाई अब आगे क्या करेंगे, उसके बारे में इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की एक बैठक होती है। इसमें दाएं से बाएं हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस। ये देखिए जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे जमनालाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब हमें यहाँ पे मीटिंग में दिखते हैं। ये इलाहाबाद की मीटिंग है जो गांधी जी के आने के बाद होती है। यहाँ पे पृथक निर्वाचिका के बारे में कुछ समस्या हमें बताई गई है। जो गोलमेज सम्मेलन होते हैं उसके बाद किस तरह से गांधी दुनिया की नज़र में आते हैं, और इस पॉइंट को हम देखेंगे गोलमेज सम्मेलन वाले पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में। आज के पॉइंट में हमारा नमक सत्याग्रह कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।